नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपना जो राजस्थान का इतिहास चल रहा था उसमें चौहान वंश चल रहे थे और हमने अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान कर लिए थे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है जालोर के चौहान। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालोर के चौहान। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जालोर के चौहान। तो जालोर के जो चौहान हैं उन्हें सोनगरा के चौहान भी कहा जाता है। कौन सा चौहान, कौन से चौहान कहा जाता है? सोनगरा के चौहान। जिस तरह से हमने पढ़ा कि अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर के जो चौहान थे उन्हें शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान, इन नामों से जाना जाता था। उसी तरह से जो जालोर के चौहान है उन्हें सोनगरा के चौहान के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? सोनगरा के चौहान से नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौहान, कौन से चौहान वंश को, यानी चौहान वंश है तो सोनगरा चौहान वंश कहाँ थे? सोनगरा शाखा कहाँ थी? तो सोनगरा कहाँ थी भी? जालोर में थी। कहाँ थी? जालोर में। तो जालोर का इतिहास पढ़ें। जालोर के जालोर के चौहान पढ़े उससे पहले हम जालोर के बारे में कुछ तथ्य पढ़ते हैं। पहला तो यही देखें कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालोर का प्राचीन नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जो जालोर है इसका प्राचीन नाम क्या है, जालोर का प्राचीन नाम क्या है? यदि हम जालोर के प्राचीन नाम की बात करें, जालोर के यदि प्राचीन नाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है जबालीपुर। जबालीपुर किस नाम से जाना जाता है अभी? जबालीपुर नाम से भी जाना जाता है और इसे जालपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे जालोर का प्राचीन नाम पूछे तो जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर, जालहु। क्या नाम है? जबालीपुर या जालहु। इन्हें जालोर क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है कि जालोर की जो सीमा थी उस सीमा के चारों ओर कौन से वृक्ष थे? जाल वृक्ष थे। कौन से वृक्ष थे? जाल वृक्ष थे। तो उन जाल वृक्षों की सीमा का निर्माण होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जालोर कहा जाता था। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर और जालपुर। यदि जालोर में हम प्रारंभ में शासन की बात करें कि जालोर में प्रारंभिक शासन की बात करें, प्रारंभिक शासन, और ये पढ़ा भी था जब हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे। जब हमने क्या पढ़े थे? गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहारों की दो शाखा प्रमुख थी। एक तो मंडोर जो जोधपुर में थी और दूसरी कौन सी थी? भीनमाल। और भीनमाल कहाँ थी? जालोर में। भीनमाल कहाँ थी? जालोर में। तो यदि हम जालोर में प्रारंभ में या प्रारंभिक शासन की बात करें कि प्रारंभ में शासन किसने किया था, तो प्रारंभ में शासन किसने किया था भी? प्रतिहारों ने। प्रारंभ में शासन किसने किया था? प्रतिहारों ने किया था। और प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी यहाँ? भीनमाल शाखा। कौन सी शाखा थी? भीनमाल शाखा। तो जालोर में यदि हम प्रारंभिक शासन की बात करें, प्रारंभ में शासन की बात करें, तो प्रारंभ में शासन कौन से वंश ने किया था? प्रतिहार वंश ने किया था। किसने किया था भी? प्रतिहार वंश ने। और प्रतिहार वंश के बाद में यदि कोई शासन किया है तो प्रतिहार वंश के बाद में, किसके बाद में भी? प्रतिहारों के बाद में
प्रतिहारों के बाद में यदि जालोर में हम शासन की बात करें तो कौन से वंश ने किया था? तो प्रतिहार के बाद में जो वंश आया था वो आया था परमार वंश। कौन सा वंश आया था अभी? परमार वंश। तो प्रतिहारों के बाद में जालोर में जिस वंश ने शासन किया वो कौन था? परमार वंश था। तो प्रारंभ में तो जालोर में शासन करने वाला कौन सा वंश था? प्रतिहार वंश था। शाखा पूछे तो कौन सी थी? भीनमाल शाखा थी। जब हमने प्रतिहार पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़े थे कि प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं बताई गई थी। कितनी बताई थी? मोनोत नैनसी ने। किसने बताई थी भी? मोनोत नैनसी ने प्रतिहारों की कुल 26 शाखा बताई थी। उन 26 शाखाओं में दो प्रमुख थी, एक मंडोर और एक कौन थी? भीनमाल। तो मंडोर जो शाखा थी वो जोधपुर में थी और जो भीनमाल दूसरी शाखा थी वो कहाँ थी? जालोर में थी। तो जालोर में प्रतिहारों ने प्रारंभिक शासन किया और कौन सी शाखा थी? भीनमाल। कौन सी शाखा थी? भीनमाल। और प्रतिहार वंश के बाद में जो जालोर में शासन किया है वो कौन से वंश ने किया है? परमार वंश ने किया है। कौन से वंश ने किया है अभी? परमार वंश ने किया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखें तो एक शासक था चौहानों में, एक शासक था और उस शासक का नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था भी? कीर्तिपाल। तो एक चौहान, कीर्तिपाल चौहान। तो चौहान शासक था और नाम क्या था भी? कीर्तिपाल। कहते हैं कि कीर्तिपाल ने, किसने भी? कीर्तिपाल ने परमारों को हराकर, कौन से वंश को हराया भी? कीर्तिपाल ने परमारों को हराकर जालोर में कौन से वंश की स्थापना कर दी भी? चौहान वंश की स्थापना कर दी। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की भी। चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे भी? कीर्तिपाल थे। कौन थे भी? कीर्तिपाल थे। कीर्तिपाल का ये कब तक शासन था भी इनका? 1181 से लेकर 1182 तक इनका शासन काल रहा है। और इन्होंने क्या किया? परमारों को हराकर, कौन से वंश को? परमार वंश को हराकर कौन से वंश की स्थापना कर दी भी? चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है तो वो कौन है भी? कीर्तिपाल। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक पूछे तो वो कौन है? जालोर में चौहान वंश का तो वो कौन है भी? कौन है? कीर्तिपाल। तो जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए? कीर्तिपाल हुए। कौन है? कीर्तिपाल। अब एक ग्रंथ था और ग्रंथ का नाम है मोनोत नैनसीरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है भी? मोनोत नैनसीरी ख्यात। तो मोनोत नैनसीरी ख्यात ग्रंथ किसका है? मोनोत नैनसीरी ख्यात ग्रंथ किसका है? मोनोत नैनसी का है। तो मोनोत नैनसी ने कीर्तिपाल को एक उपाधि दी थी भी। कीर्तिपाल को एक उपाधि दी थी। तो कीर्तिपाल की यदि उपाधि उपाधि के बारे में देखें तो कीर्तिपाल को एक उपाधि थी और वो उपाधि कौन सी थी भी? तो वो उपाधि थी कि तू एक महान राजा। कौन सी उपाधि थी भी? कि तू एक महान राजा।
इस तरह से हम देखें तो कीर्तिपाल चौहान है, ये जालोर के एक प्रमुख शासक थे। जालोर में चौहान वंश के प्रमुख शासक थे भी। तो इनको कौन सी उपाधि मिली है? कित्तू एक महान राजा। तो किसके द्वारा मिली है? तो कित्तू एक महान राजा, ये जो उपाधि दी गई है, ये जो उपाधि दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई भी? तो ये उपाधि दी गई मोहनोत द्वारा। तो ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है? मोहनोत नैनसी द्वारा। तो मोहनोत नैनसी ने इन्हें कौन सी उपाधि दी भी? तो मोहनोत नैनसी ने इन्हें उपाधि दी थी कित्तू एक महान राजा। कित्तू एक महान राजा। यदि मोहनोत नैनसी के बारे में हम देखें तो मोहनोत नैनसी को भी एक उपाधि है भी। मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मोहनोत नैनसी को। किसको कहा जाता है भी? मोहनोत नैनसी को। तो मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा किसने? कौन से विद्वान ने मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा? तो यदि ये प्रश्न पूछे तो मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले जो विद्वान थे तो वो थे मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद। तो मुंशी देवी प्रसाद जो थे उन्होंने मोहनोत नैनसी को क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है भी। क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो इस तरह से हम देखें तो कीर्तिपाल चौहान जो था ये एक पर जालोर में, कहां भी? जालोर में जो सोनगरा चौहान थे उनमें ये एक प्रमुख शासक था। इन्होंने जालोर में कौन से वंश की स्थापना की? चौहान वंश की स्थापना की। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना कौन से वंश को हरा के की? तो कौन से वंश को हरा के की भी? परमार वंश को हराकर की। कीर्तिपाल ने एक अन्य शासक को भी हराया भी। तो कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के एक शासक थे सामंत सिंह। तो कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया। सामंत सिंह को हराया। तो चित्तौड़ के शासक थे सामंत सिंह, उन्हें भी युद्ध में हराया। किसने? कीर्तिपाल ने। किसने हराया भी? कीर्तिपाल ने। तो कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराया। सुधा पर्वत अभिलेख या सुंदा पर्वत अभिलेख भी कहा जाता है। तो सुधा पर्वत अभिलेख में कौन से अभिलेख में भी? सुधा पर्वत अभिलेख में। तो जो सुधा पर्वत अभिलेख है उस अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। तो सुधा पर्वत अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा है। कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा। कीर्तिपाल को क्या कहा है भी? राजेश्वर। कौन से अभिलेख में? सुधा पर्वत अभिलेख में। तो सुधा पर्वत अभिलेख जो था उस अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है?
राजेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेश्वर कहा गया है। तो इसे आप अच्छी तरह से उतारें, अच्छी तरह से उतार ले। ये नीचे वाला लिखा हुआ दिखाई देता होगा। चलो, तो मोहनोत्नेसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसका भी? मुंशी देवी प्रसाद ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत्नेसी को क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है। उसके बाद यदि हम देखें तो हमने पढ़ा कि सुधा सुधा पर्वत अभिलेख में, कौन से अभिलेख में भी? सुधा पर्वत अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है? राजेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया भी? राजेश्वर कहा। तो सुधा पर्वत अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया? राजेश्वर कहा भी। तो सुधा पर्वत जो था उसमें कीर्तिपाल को क्या कहा गया है? राजेश्वर कहा गया है। उसके बाद हम देखें तो कीर्तिपाल जो थे वो शैव धर्म का संरक्षण दिया भी। कौन से धर्म धर्म को? तो कीर्तिपाल ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया। तो कीर्तिपाल ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को संरक्षण दिया। यदि इसकी जानकारी देखें, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी की बात करें तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मकराना अभिलेख में। कौन से अभिलेख में मिलती है भी? तो इसकी जानकारी जो मिलती है वो मकराना अभिलेख में मिलती है। मकराना अभिलेख कहाँ है? नागौर में। मकराना अभिलेख कहाँ है भी? नागौर में। तो कीर्तिपाल ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। कौन से धर्म को संरक्षण दिया भी? शैव धर्म को संरक्षण दिया। इसकी जानकारी की हम बात देखें तो जानकारी कहाँ मिलती है? मकराना अभिलेख में। कौन से अभिलेख में मिलती है? मकराना अभिलेख में। मकराना अभिलेख कहाँ है? तो मकराना अभिलेख जो है वो नागौर में। कौन से क्षेत्र में? अभी नागौर में है। और कहा जाता है कि कीर्तिपाल ने जालोर में कीर्तिपाल ने जालोर में जालोर में जालोर में जांगलेश्वर महादेव के मंदिर का भी निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? तो जांगलेश्वर जांगलेश्वर महादेव। तो कीर्तिपाल ने जांगलेश्वर महादेव के मंदिर का भी निर्माण करवाया। जांगलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। तो जालोर में जो जांगलेश्वर महादेव का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? कीर्तिपाल ने। किसने करवाया भी? कीर्तिपाल ने करवाया। और 1182 में, कब भी? 1182 में कीर्तिपाल की क्या हो जाती है? कीर्तिपाल की मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाती। तो कीर्तिपाल की मृत्यु कब होती है? 1182 में। इस तरह से कीर्तिपाल का जो शासनकाल है वो 1181 से लेकर 1182 तक था। भी तब 1181 से 1182 तक था। तो कीर्तिपाल ने जालोर में सोनगरा चौहान या हम कहें कि चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1181 में। तो जालोर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कीर्तिपाल है। कौन है? कीर्तिपाल है। इसको आप उतारें अच्छी तरह से। चलो भी देखते हैं। अब हम देखें कि यहाँ के जो शासक हैं, जालोर के जो शासक हैं, इन्हें सोनगरा चौहान क्यों कहते हैं? इन्हें सोनगरा चौहान के नाम से क्यों जानते हैं? तो इसका हम देखें तो यहाँ पे एक दुर्ग है। यहाँ पे एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम क्या है? भी सुवर्णगिरी दुर्ग। तो जालोर में जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? भी तो वो है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी दुर्ग। यह एक गिरी दुर्ग है क्योंकि ये पर्वत पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? पर्वत पे। और ये जिस पर्वत पे बना है उस पहाड़ी का नाम है सोनगिरी पहाड़ी पर। ये कौन सी पहाड़ी पे बना है? अभी सोनगिरी पहाड़ी पे बना है। तो इस सोनगिरी पहाड़ी या इस स्वर्णगिरी दुर्ग के कारण ही यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ के जो चौहान हैं, वो क्या कहलाते हैं? सोनगरा के चौहान। तो चौहान कहलाते हैं। तो यहाँ के जो शासक है वो क्या कहलाते हैं? सोनगरा के चौहान कहलाते हैं। अब कीर्तिपाल के बाद में यहाँ जो शासक आया, कीर्तिपाल के बाद में यहाँ जो शासक आया वो आया समर सिंह। कौन आए भी? तो वो आए समर सिंह। कीर्तिपाल के बाद में यहाँ का जो शासक आया वो कौन आया? अभी समर सिंह आया। तो समर सिंह की यदि हम बात करें तो समर सिंह ने यहां जालोर में एक समरपुर गांव बसाया। कौन सा गांव बसाया? समरपुर गांव बसाया। तो समरपुर गांव बसाया, यानी अपने नाम पर ही कौन सा गांव बसाया? समरपुर गांव बसाया। और इन्होंने जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का भी निर्माण करवाया। जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। तो जालोर दुर्ग, जिसे हम सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, तो जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया? समर सिंह ने। किसने करवाया? भी समर सिंह ने। और समर सिंह ने जालोर में समरपुर नामक गांव भी बसाया था। क्या बसाया था? गांव भी बसाया था। समर सिंह की पुत्री का नाम था लीलावती। तो समर सिंह की पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था? भी लीलावती। लीलावती, क्या नाम था? लीलावती। तो लीलावती का विवाह
चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश कहाँ के थे? गुजरात। कौन से क्षेत्र में थे भी? गुजरात में थे। तो इन्होंने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह है चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय से करवाया। भीमदेव द्वितीय से, द्वितीय से शासक था भी, ये कहां का शासक था? गुजरात का। तो समर सिंह ने समरपुर गांव बसाया जालोर में, और जालोर दुर्ग था उसके चारों ओर क्या किया? परकोटे का निर्माण करवाया। तो जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। और इनकी पुत्री थी, और पुत्री का नाम क्या था भी? पुत्री का नाम था लीलावती। तो इनकी पुत्री का नाम था लीलावती। लीलावती का विवाह जो थे वो चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय से करवाया। और चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय कौन से क्षेत्र में थे? गुजरात में थे। कहां के शासक थे भी? गुजरात के शासक थे। तो उनसे अपनी पुत्री का पुत्री का विवाह करवाया। तो लीलावती का विवाह है वो चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय से करवाया भी। समर सिंह ने जालोर में शस्त्रागार का भी निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? शस्त्रागार का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। तो जालोर में शस्त्रागार का निर्माण किसने करवाया? समर सिंह ने। किसने करवाया भी? समर सिंह ने शस्त्रागार का निर्माण करवाया। इसको आप अच्छी तरह से उतार ले। चलो, अब उसके बाद जो यहाँ के शासक आए वो आए उदय सिंह। उदय सिंह। तो समर सिंह के बाद में यहां जो शासक आए हैं वो आए हैं उदय सिंह। समर सिंह के बाद में यहाँ के जो शासक आए हैं वो क्या आए हैं अभी? उदय सिंह आए। कौन आए हैं? उदय सिंह। तो सुधा माता जो अभिलेख था पर जो सुधा माता अभिलेख था, तो सुधा माता या इन्हें सुंदा माता भी कहा जाता है। सुंदा माता अभिलेख में तो उद्देश्य को सुधा माता या सुंदा माता अभिलेख में पराक्रमी शासक बताया है। पराक्रमी शासक बताया। तो जालोर का पराक्रमी शासक सुधा माता या सुंदा माता अभिलेख में किसको बताया है? तो वो बताया है उदय सिंह को। किसको बताया भी? उदय सिंह को। यदि हम सुंदा माता अभिलेख की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है सुंदा माता अभिलेख की। यदि हम बात करें तो ये जो अभिलेख था इसके जो प्रशस्तिकार थे वो जय मंगलाचार्य थे भी। इसके प्रशस्तिकार यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जो सुंदा माता अभिलेख है इसके प्रशस्तिकार कौन थे, तो इनके जो प्रशस्तिकार थे वो थे जय मंगलाचार्य। कौन है भी?
जयमंगलाचार्य। तो इसके प्रशस्तिकार जो थे वो कौन थे? जयमंगलाचार्य थे। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सुधा माता या सुंडा माता अभिलेख के प्रशस्तिकार कौन है, तो वो कौन है? जयमंगलाचार्य। यदि इसके लेखक की बात करें, यदि हम लेखक की बात करें तो इसके जो लेखक थे वो थे जैसा। कौन थे भी? जैसा। तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? जैसा। और इसके प्रशस्तिकार थे वो कौन थे? जयमंगलाचार्य। इस अभिलेख की यदि हम बात करें, इस अभिलेख की यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि इस अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? सुंदा या सुंडा माता अभिलेख में जो लेखक है या जो प्रशस्तिकार है, इनके गुरुओं और इनके पिता का भी नाम उल्लेखित है। कौन से अभिलेख में? सुंडा माता अभिलेख में। तो इस अभिलेख में यानी प्रशस्तिकार और जो लेखक है, लेखक कौन है? जैसा। तो इस अभिलेख में प्रशस्तिकार और जैसा के गुरुओं पिता का नाम भी उत्कीर्ण किया हुआ है, उत्कीर्ण किया गया है। तो ये इस अभिलेख की विशेषता है। इस अभिलेख की यदि विशेषता हम देखें तो इसके जो प्रशस्तिकार और जो लेखक हैं, उनके गुरु और उनके पिता का नाम भी उत्कीर्ण है भी। कौन से अभिलेख में? सुंदा माता अभिलेख में। अब यदि हम देखें तो उद्देश्य कहां के शासक है? जालोर के। तो जालोर के शासक कौन है? उदयसिंह। जालोर के शासक कौन है भी? उदयसिंह। उसी समय यदि हम दिल्ली के शासक की बात करें, जब जालोर के शासक उदयसिंह थे, उसी समय यदि हम दिल्ली के शासक की बात करें, जब जालोर के शासक कौन है? यदि हम दिल्ली के शासक की बात करें तो दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश। इसी समय के शासक इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश। जब जालोर के शासक उदयसिंह थे, उसी समय दिल्ली के शासक कौन थे भी? इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 1228 में किस पे आक्रमण किया? जालोर पे आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश ने 1228 इस पे जालोर पे आक्रमण किया। 1228 में असफल आक्रमण किया भी। ये एक इनका असफल आक्रमण था। तो इल्तुतमिश ने उदयसिंह पर 1228 में क्या किया भी? एक असफल आक्रमण किया। और कहते हैं कि इस आक्रमण के बाद दोनों में क्या हो गई? संधि हो गई थी। तो इस आक्रमण के बाद थी, संधि हो गई थी। तो इस आक्रमण के बाद उदयसिंह और इल्तुतमिश के बीच में क्या हो गई थी भी? संधि हो गई थी। यदि इसकी जानकारी देखें, इसकी जानकारी कहां मिलती है?
यदि इसकी जानकारी देखें तो इसकी जानकारी मिलती है, एक ग्रंथ है तासूल मासिर। कौन सा ग्रंथ है भी? तासूल मासिर। तो तासूल मासिर जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश और उदयसिंह के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। इस संधि की जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है, एक ग्रंथ है तासूल मासिर। यदि इस ग्रंथ के लेखक की हम बात करें, इस ग्रंथ के जो लेखक है वो है हसन निजामी। हसन निजामी। तो हसन निजामी का जो ग्रंथ है तासूल मासिर, इस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि उदयसिंह और इल्तुतमिश के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। जब इल्तुतमिश 1228 में जालोर पर एक असफल आक्रमण करता है और इस आक्रमण के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? भी संधि हो जाती है। कौन से ग्रंथ में मिलती है ये बात जानकारी? तो ये जानकारी मिलती है तासूल मासिर नामक ग्रंथ में। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? हसन निजामी है। कौन है? हसन निजामी है। उतारे भी, इसको अच्छी तरह से उतार लिया। यदि जालोर दुर्ग की बात करें, जालोर दुर्ग ये कथन कौन से दुर्ग के बारे में? यदि जालोर दुर्ग की बात देखें तो कहा जाता है कि जालोर का दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली था और अभी तक किसी भी मुस्लिम शासक है वो इसको लांघने में सफल नहीं हुए। जालोर दुर्ग के बारे में देखें तो यह एक शक्तिशाली दुर्ग था। शक्तिशाली दुर्ग था जिसे जिसे कोई भी मुस्लिम शासक लांघ नहीं सके भी। तो जालोर दुर्ग की हम बात करें तो कहा जाता है कि यह एक शक्तिशाली दुर्ग था जिससे कोई भी मुस्लिम शासक है वो लांघने में सफल नहीं हुआ। तो ऐसा किसने कहा है? तो यह कथन का है मुस्लिम इतिहासकारों ने। किसने कहा है भी? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने। इतिहासकारों ने। तो जालोर दुर्ग के बारे में मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है कि यह एक इतना शक्तिशाली दुर्ग था जिसे कोई भी मुस्लिम शासक लांघने में सफल नहीं हुआ भी। अच्छी तरह से उतार ले आप इसको। चलो, उसके बाद देखें तो जब उदय सिंह जालोर के शासक थे उस समय दिल्ली के शासक पूछे तो कौन थे भी? इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। और जब जालोर के शासक उदय सिंह थे उसी समय यदि हम मेवाड़ के शासक की बात करें, मेवाड़ के शासक की बात करें, जब जालोर के शासक कौन है? उदय सिंह। उसी समय यदि हम मेवाड़ के शासक की बात करें तो वो थे जेतर सिंह। कौन थे भी? जेतर सिंह थे। जेतर सिंह। तो जब जालोर के शासक उदय सिंह है उसी समय मेवाड़ के शासक कौन है? जेतर सिंह है।
कहा जाता है कि जेतर सिंह ने भी किस पे आक्रमण किया, तो जेतर सिंह ने भी उदय सिंह पे आक्रमण किया। उदय सिंह पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। भी कहा जाता है कि इन्होंने जो आक्रमण किया वो अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए किया। तो पूर्वजों का बदला लेने, तो अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए मेवाड़ के जेतर सिंह ने किस पे आक्रमण कर दिया, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया उदय सिंह पे। किस पे आक्रमण कर दिया, उदय सिंह पे आक्रमण कर दिया। लेकिन बाद में दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो इनकी भी बाद में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो इन दोनों की भी बाद में संधि हो जाती है। और कहा जाता है कि इस संधि के दौरान क्या नाम था, रूपा देवी। उदय सिंह की पौत्री का नाम क्या था, रूपा देवी। और जेतर सिंह के पुत्र थे तेज सिंह। जेतर सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था भी, तेज सिंह। तेज सिंह। तो संधि होने के बाद उदय सिंह की पौत्री रूपा देवी और जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह, इन दोनों का आपस में क्या करा दिया जाता है भी, विवाह। तो इन दोनों का आपस में क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। इन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। 1257 में उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 57 में क्या हो जाते हैं भी, मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु कब हो जाती है, 1257 में। 1257 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की छत्री की यदि हम बात करें तो उदय सिंह की छत्री कहाँ है, तो वो है भीनमाल, जालोर में। भीनमाल जालोर में है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि उदय सिंह की छत्री कहाँ है, तो उदय सिंह की छत्री कहाँ है भी, भीनमाल जालोर में। और कहते हैं कि इस छत्री का वर्णन, इस छत्री का वर्णन चीनी यात्री आया था हैनशोंग, हैनशोंग ने अपने ग्रंथ में किया है भी, अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में किया। तो चीनी यात्री हैनशोंग था जो भीनमाल आया था, भीनमाल आया था चीनी यात्री। तो कहते हैं कि चीनी यात्री जो हैनशोंग था उसने अपने ग्रंथ में जो उदय सिंह की छत्री है, कहाँ है भी, जालोर भीनमाल में, उस छत्री का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। तो ये थे अपने शासक उदय सिंह। कौन थे भी, उदय सिंह। अब उदय सिंह के बाद जो जालोर के शासक आए, चाचिंग देव। चाचिंग देव। उदय सिंह के बाद में जो जालोर के शासक आए हैं वो कौन आए हैं, चाचिंग देव आए हैं। कहते हैं कि इसके समय शांति बनी रही, इनके समय कोई युद्ध वगैरह नहीं हुए, तो इनके समय शांति बनी रही। शांति, इनके समय किसी तरह के कोई युद्ध नहीं हुए, इनके समय शांति बनी रही। लेकिन इनके समय यदि हम दिल्ली के शासक की बात करें, इनके समय दिल्ली के शासक कौन कौन थे, तो इनके समय दिल्ली के शासक दो रह चुके हैं। कितने शासक रह चुके हैं, दो रह चुके हैं। नंबर एक है नासिरुद्दीन, कौन है भी, नासिरुद्दीन।
तो नंबर 1 कौन है? नासिरुद्दीन। की बात करें तो वो है कौन भी? बलबन। तो चाचिंग देव के समय दिल्ली के जो 2 शासक रह चुके हैं भी, पहला कौन सा था? नासिरुद्दीन। और दूसरे यदि शासक की बात करें तो वो कौन थे भी? बलबन। कौन थे? बलबन थे। तो चाचिंग देव के समय शांति बनी रही, किसी तरह का कोई युद्ध वगैरह नहीं हुए। चाचिंग देव के बाद में जो जालोर के शासक आए हैं वो आए हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह। चाचिंग देव के बाद में जो जालोर के शासक आए हैं वो है सामंत सिंह। इनके समय यदि हम दिल्ली के शासक की बात करें, इनके समय यदि हम दिल्ली के शासक की बात, इनके समय भी 2 शासन रह चुके हैं, एक बलबन, दूसरा देखें जलालुद्दीन। दूसरे कौन थे भी? जलालुद्दीन। तो सामंत सिंह के समय यदि दिल्ली के शासक की हम बात करें तो कौन कौन है भी? एक तो थे बलबन और दूसरे कौन थे भी? जलालुद्दीन। कहते हैं कि जलालुद्दीन ने सामंत सिंह पर आक्रमण के लिए अपना एक सेनापति भेजा। किस पे आक्रमण के लिए भी? सामंत सिंह पर। सामंत सिंह पर आक्रमण के लिए, यानी इन्होंने सामंत सिंह पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के लिए अपना एक सेनापति भेजा मोहम्मद को, नूर मोहम्मद को। आक्रमण के लिए किसको भेजा भी? अपना एक सेनापति था नूर मोहम्मद। लेकिन ये क्या रहा भी? असफल रहा। यहां विजय प्राप्त करने में ये क्या रहा भी? असफल रहा। तो ये एक तरह से क्या था? असफल आक्रमण था भी। क्या था? असफल आक्रमण था, क्योंकि नूर मोहम्मद को सामंत सिंह ने सारंगदेव की सहायता से, तो सामंत सिंह ने नूर मोहम्मद को मोहम्मद को सारंगदेव की इसकी सहायता से भी, सारंगदेव की सहायता से यहां से भगा दिया, यहां से सांचौर तक भगा दिया। सांचौर तक भगा दिया। सांचौर जालोर। तो सांचौर तक इसको क्या कर दिया? यहां से भगा दिया। किसने? सामंत सिंह ने। तो सामंत सिंह ने किसकी सहायता से नूर मोहम्मद को यहां से भगाया? तो किसकी सहायता से भगाया भी? सारंगदेव की सहायता से। किसकी सहायता से भगाया है? सारंगदेव की सहायता से भगाया है भी। कहां तक? सांचौर तक। कहां तक भगाया भी? सांचौर तक। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? सांचौर को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इनका पुराना नाम सत्यपुर है। सांचौर का यदि प्राचीन नाम देखें, सांचौर के यदि बात करें, प्राचीन नाम है सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है भी? सत्यपुर है। प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर है। यहां गोगा जी की ओल्डी भी है भी। सांचौर में क्या है? गोगा जी की ओल्डी भी है। तो सांचौर में
सांचौर को क्या कहा जाता है भी? गोगा जी की ओल्ड। तो गोगा जी की ओल्ड भी कहा जाता है किसको? सांचौर को। तो सांचौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम कौन सा है भी? सत्यपुर है। राजस्थान का पंजाब कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। तो ये जो अपने चौहान चल रहे हैं, ये कहाँ के चौहान चल रहे हैं भी? ये चल रहे हैं जालोर के चौहान। कौन से चौहान चल रहे हैं? जालोर के चौहान चल रहे हैं। इनके बाद में जो जालोर के शासक आएंगे वो आएंगे कान्नड़ देव। कौन आएंगे भी? कान्नड़ देव। तो जालोर के शासकों में यदि हम देखें तो कान्नड़ देव है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। उनसे प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो कान्नड़ देव है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।